अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हमारा आज का टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन। Now this law was presented by John Dalton and the statement of the law is that the total pressure exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of partial pressures of each gas present in that mixture. अगर आपके पास गैसेस का मिक्सचर मौजूद है और उनमें से हर गैस जो है वो अपना इंडिपेंडेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी उस मिक्सचर, और उन सब का जो इंडिविजुअल प्रेशर है जब आप उसको सम अप करोगे तो वो उस मिक्सचर का प्रेशर है जो कि वो कलेक्टिवली एक्सर्ट कर रहा है। मतलब इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस ईच एंड एवरी गैस हैज इट्स ओन प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। अब जैसे हमने पिछले सारे जो लॉस पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि कुछ ना कुछ कंडीशंस फॉलो होती हैं उन लॉस को अप्लाई करने में। तो यहाँ पर भी जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो ये है कि जब हम मिक्सचर का कंसिडर कर रहे हैं, मिक्सचर के टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो गैसेस को आपस में टोटली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और इसके अलावा gases should behave ideally. So if these two conditions are fulfilled, then Dalton's law of partial pressure will be applied. So according to this pressure, if you are having the mixture of gases, तो आपके पास जो total pressure है PT, that is equal to the partial pressure of suppose component 1 plus partial pressure of component 2 plus partial pressure of component 3 plus up to so on, जितने आपके पास गैसेस के मिक्सचर में गैसेस मौजूद हैं हर एक का अपना इंडिविजुअल प्रेशर है जो कि सम अप करोगे तो उस गैस का टोटल मिक्सचर का टोटल प्रेशर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एज यू नो दैट एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस and we know that it contains nitrogen in it, it contains oxygen in it, it contains some quantity of carbon dioxide, some quantity of water vapors, plus कुछ trace गैसेस भी होती हैं बीच में, जैसे नियॉन है, आर्गॉन है, नोबल गैसेस वगैरह। तो इन सब का जो टोटल मिक्सचर है एयर, इन सब गैसेस का, ये सब एयर में अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर है हर गैस का, और वो मिल के हमारे पास कलेक्टिव एयर का प्रेशर आता है जो कि सी लेवल पर हम जैसे कंसिडर करते हैं कि वी आर हैविंग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, या हम कहते हैं वी आर हैविंग 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। तो वो जो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर है उसमें नाइट्रोजन की अलग कंट्रीब्यूशन है, ऑक्सीजन की अपनी कंट्रीब्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी कंट्रीब्यूशन है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉ। अब हम देखते हैं कि इस लॉ को हम इस लॉ का नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखो, जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे एक मिक्सचर में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। नाउ वी कैन सी इट बाय दिस, एज वी हैव दिस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, जो कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। हम जरा इसे अरेंज कर लेते हैं। P इज इक्वल टू nRT ओवर V कर लेते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास गैसेस का मिक्सचर है जिसमें हमारे पास गैस A है, B है, C, D, E, F जितने भी हम ले लें। चले हम यहाँ पर कहते हैं कि वी आर हैविंग 2 गैसेस A एंड B। तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर गैस A क्या हो जाएगी, PA इज इक्वल टू NA/RT ओवर V। बाकी सबके साथ हमने A नहीं लगाया है, सिर्फ हम इस वक्त, क्योंकि हम ये सब चीजें कांस्टेंट समझेंगे, और हम इस वक्त सिर्फ NA और PA के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर का आपस में यहाँ क्या रिलेशनशिप है, पार्शियल प्रेशर का। दिस इज पार्शियल प्रेशर। जब टोटल प्रेशर होता है तो हम उसे PT लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सो द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज PB, NB/RT ओवर V। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हो गए, और हमारे पास जो टोटल प्रेशर है PT इज इक्वल टू, हम कहते हैं NT/RT ओवर
V। अगर हम इन सबको कोई नंबर देते हैं, दिस इज नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, we divide equation number 1 with equation number 3, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी वो उसको भी बताती हूँ, लेकिन ये जो आपके पास है एन टी, ये यहाँ इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के, और पी टी इक्वल है पी ए प्लस पी बी के, लेकिन हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मजीद निकालते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जब हम 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी पी ए over PT is equal to NA RT over V NV RT over V। ठीक है, इसको थर्ड पार्ट को हम ऊपर ले जाते हैं, PA over PT is equal to NA over NB RT over V into V over RT. These will be cancelled out with each other. तो हमारे पास क्या चीज पीछे रह जाएगी, हमारे पास रह जाएगा PA over PT is equal to NA over NB, या हम ये कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए PA is equal to NA over NB into PT। ठीक है, सो हम यहाँ पर हमारे पास कि यहाँ एक मिनट, जो मैंने मिस्टेक की है एन बी नहीं एन टी था, एन टी, आप लोग इसे करेक्ट कर लें अपने पास, दिस इज एन टी। ठीक है, तो हमारे पास एन टी और पी टी दोनों कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। एन ए के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जितना एन ए ज्यादा होगा उतना हमारे पास पी ए भी ज्यादा हो जाएगा, उतना उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। यही सारा प्रोसीजर हम जब पार्शियल प्रेशर फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट बी करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, वी विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये रिलेशनशिप आपका इस इक्वेशन से असल में आ रहा है। सो फ्रॉम हियर यू गेट दिस रिलेशनशिप। अब हम दोबारा इस इक्वेशन को लेते हैं और इसको जरा, या इसको ले लें, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है। इस इक्वेशन में हमारे पास एक टर्म दैट इज एन ए ओवर एन टी। जो कुछ मैं यहाँ ए और टी का वर्ड यूज करके कर रही हूँ, आप इसमें कोई भी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होगा आपके पास आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में ये सॉल्व करने के लिए आई का वर्ड यूज हुआ है फॉर इंडिविजुअल गैस, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। नाउ दिस रेशियो ऑफ number of moles of the constituent over total number of moles, that is equal to a term which is known as mole fraction। ठीक है, so from here you get this relationship, और अब आप इस relationship को अगर यहाँ पर डाल दो तो आपके पास PA is equal to XA PT हो जाएगा।
mole fraction is also a concentration term, and from this concentration term which you will use in your chapter of solutions, वहाँ पर आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन असल में रेशो है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ मोल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो उनका आपस में आपके पास ये रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, नाउ हमारे पास नेक्स्ट इसका टॉपिक का पोर्शन है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम अपने लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन। इस फर्स्ट एप्लीकेशन इज देयर आर वेरियस गैसेस फर्स्ट जो कि हम प्रिपेयर करते हैं ऑन वाटर के ऊपर, उसकी हम डिस्प्लेसमेंट के जरिए उसको हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम वाटर के ऊपर गैस को कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर आल्सो हैविंग वाटर वेपर्स ओवर देयर, तो हम गैस का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अगर हमें प्रेशर ऑफ वाटर मालूम हो तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आता है जब हम एक गैस को प्रिपेयर करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उसको डिस्प्लेसमेंट के जरिए, तो हमारे पास दैट इज इक्वल टू द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो हम यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल प्रेशर आया है उसमें से हम वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस आ जाता है। ये प्रेशर जो कि वाटर वेपर्स की वजह से होता है, दिस इज आल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। अगर हमें एक्वस टेंशन की वैल्यू मालूम हो और टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास उससे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी सेकंड एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन एट हायर एल्टीट्यूड्स। अब नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग की एक वजह ये है कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उन दोनों में डिफरेंस है, एंड ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है हमारे लंग्स के प्रेशर के मुकाबले में है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 152 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि हमारे लंग्स में इसकी क्वांटिटी है 116 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन बाहर की एटमॉस्फेयर से हम इनहेल कर सकते हैं और हम अपने लंग्स तक उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जैसे पायलट्स हैं जो कि हायर अल्टीट्यूड पर होते हैं, तो वहाँ पर चूंकि जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते जा रहे हैं, सी लेवल से ऊपर जाते जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है और आप अपनी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वैसे भी एक कॉमन बात है कि एयर का प्रेशर कम होता जाता है। अब चूंकि एयर का जो प्रेशर है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसमें हर गैस का अपना एक इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है। तो जब ओवरऑल एयर का प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो मौजूद गैसेस हैं उसकी क्वांटिटी भी कम हो रही है, उनका पार्शियल प्रेशर भी कम हो रहा है। तो हम देखते हैं कि एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होकर 150 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाता है। तो अगर नॉन प्रेशराइज्ड कैबिन हों पायलट्स के तो उन्हें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाता है इस तरह की सिचुएशन में। तो अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज है तो हम प्रेशराइज्ड कैबिन में, जो पायलट्स का कैबिन होता है वो प्रेशराइज होता है ताकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, उनमें ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी कर दी जाती है उसका प्रेशर इंक्रीज करके। फिर है रेस्पिरेशन बाय डीप सी डाइवर्स। जो डीप सी डाइवर्स हैं जब वो समंदर में जाते हैं तो वो सी लेवल से भी नीचे जाते जा रहे हैं। सी लेवल पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर एयर का प्रेशर। जैसे जैसे ज़मीन से नीचे यानी सी से नीचे जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, और यहाँ तक कि जब वो 40 मीटर की डेप्थ पर पहुँचते हैं तो नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर एक्सीड होकर 5 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन नॉर्मल
सी लेवल पर है 159 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो 40 मीटर की डेप्थ पर हो जाती है 795 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक चली जाती है. Now 795 millimeter of mercury is too much to tolerate by the lungs. हमारी बॉडी इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती. इसलिए नॉर्मल जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनका जो टैंक्स होते हैं, जो उनका स्कूबा टैंक्स होते हैं, उसमें नॉर्मल एयर का मिक्सचर नहीं मोस्टली इस्तेमाल किया जाता, बल्कि उसमें तकरीबन 96% हीलियम इस्तेमाल की जाती है और 4% ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है. हीलियम का इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि हीलियम का आपको पता है कि मोलर मास कम होता है देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ, तो और वो नॉन रिएक्टिव भी है. तो इसलिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रखी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सी लेवल में नीचे जाते जा रहे हैं सी डाइवर्स, तो वो जो 4% ऑक्सीजन यूज़ की गया दैट इज़ इनफ फॉर देम. उनके लंग्स जो हैं वो इतनी ऑक्सीजन के ऊपर वो नॉर्मली काम कर रहे होते हैं. और इसी तरह से जब वो वापस सरफेस की तरफ आते हैं, अगर नॉर्मल एयर का मिक्सचर यूज़ किया जाए और वो नॉर्मल वे में उस प्रेशराइज्ड कंडीशन से निकल के, जो कि वो सी लेवल से नीचे जाके डेप्थ में फील कर रहे हैं, उससे जब वो एकदम से ऊपर आते हैं, तो इट कैन क्रिएट हेल्थ हैजर्डस कंडीशंस. ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल एयर मिक्सचर यूज़ किया हो, जिसमें आपको पता है कि यू आर हैविंग 78% से भी कुछ ज़्यादा नाइट्रोजन होती है और 21% तक ऑक्सीजन होती है, तो अगर वो यूज़ किया जाए और डीप सी डाइवर उस मिक्सचर के साथ समंदर में जाएं, तो नाइट्रोजन हाई प्रेशर के ऊपर ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है. और जब वो एकदम से वापस आएंगे सरफेस के ऊपर, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम विच इज़ नोन एज बेंड्स, और दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. और उसका रीज़न ये है कि जब वो एक डेप्थ पर, जहाँ पर उनके लंग्स हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो एक नॉर्मल प्रेशर पर जब वो आएंगे, तो बॉडी जो है उस सिचुएशन को आसानी से बर्दाश्त ही नहीं कर सकती. उसमें से नाइट्रोजन ब्लड स्ट्रीम में से आसानी से रिमूव नहीं हो सकती इतनी तेज़ी से. रिजल्ट ये निकलता है कि दैट कैन इवन क्रिएट डेथ ऑफ द डीप सी डाइवर. सो इसके लिए एक तो यही मेथड यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि रादर देन यूजिंग द नॉर्मल एयर मिक्सचर, वी यूजुअली यूज़ हीलियम एंड ऑक्सीजन मिक्सचर. और दूसरी चीज़ ये होती है कि डीप सी डाइवर्स को नॉर्मल कंडीशन में लाने से पहले उनको एक डीकम्प्रेशन चैम्बर में डाइव करने के बाद टाइम गुजारना पड़ता, काफ़ी घंटे गुजारने पड़ते हैं, जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उनको डीप्रेशराइज किया जाता है, उनके ऊपर से प्रेशर कम किया जाता है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी में से जो नाइट्रोजन है वो निकलती जाए उनके ब्लड में से, और वो नॉर्मल कंडीशंस में वापस आ सकें, उनके लंग्स जो है वो नॉर्मल बिहेव कर सकें. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इसके बाद आपके पास एग्जांपल है 4.17. एग्जांपल है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 moles of hydrogen are enclosed in a container of volume 10 dm cube at 298 Kelvin. What are the partial pressure of the partial pressure and the total pressure? तो टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली आपने PV इज इक्वल टू NRT इस्तेमाल करनी है. PV इज इक्वल टू NRT जब आप यूज़ करोगे इक्वेशन, तो आपके पास जो वैल्यू है N की, दैट शुड बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स. तो वो उन्होंने आपको शुरू में क्वेश्चन में देती हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 मोल्स हो गए आपके पास. यहाँ PV इज इक्वल टू NRT से पहले आप टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद आपकी जो इक्वेशन आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में फाइंड आउट की थी कि दैट वाज PA is equal to NA over NT into PT.
तो n ने आपको इनिशियली दे दिया, जैसे हाइड्रोजन का दे दिया हुआ है, दैट इज 1। एन टी आपके पास हो गया 4। तो आप पी टी पहले फाइंड आउट कर लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के फॉर्मूले से। इसको आप पी टी कह दो, इसको आप एन टी कह दो। तो यहाँ से आपके पास प्रेशर आ जाएगा। फिर आप ये इक्वेशन यूज करके और पी ए को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और पी ए यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर इसी तरह आप नाइट्रोजन को फाइंड आउट कर लो। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 4.18 है, इसको आप लोग खुद कर लें, दैट इज इजी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ही की इक्वेशन उसमें इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डिफ्यूजन के टर्म का क्या मतलब है और डिफ्यूजन के टर्म का क्या मतलब है। डिफ्यूजन इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration region to lower concentration region। चूँकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को, क्योंकि डिफ्यूजन का जो टर्म है वो आप लिक्विड्स में भी देखते हैं, यहाँ पर हम गैसेस की बात कर रहे हैं। तो गैसेस के लिहाज से ही हम देखते हैं कि सपोज आपके पास एक चैम्बर है जो कि डिवाइडेड है 2 चैम्बर्स में, और यहाँ पर आपके पास एक गैस ए मौजूद है और दूसरी तरफ आपके पास कोई गैस है बी। व्हाट हैपन अगर आप इसके बीच में से डिवीजन हटा दो। जब आप ये डिवीजन हटाओगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स को जगह मिल जाएगी और वो एक दूसरे के बीच में इंटरमिंगल्ड हो जाएंगी और ए और बी का जो फर्क है वो खत्म हो जाएगा। A will move to the side of B and B will move to the side of A। तो दोनों तरफ आपको कुछ देर के बाद एक जैसी कॉन्सेंट्रेशन दोनों की नजर आएगी। दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है। इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के दौरान जो गैस के मॉलिक्यूल्स एक से दूसरे साइड पे मूव किया है उन्होंने, इस गैस के लिए जो एक गैस थी उसके लिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, यहाँ लो थी। इसके बी के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, ये लो थी। तो उन्होंने मूव किया हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ, और इस दौरान वो एक दूसरे के साथ भी टकराते रहे, कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते रहे और वो मिक्सअप हो गए। सो दिस मूवमेंट of gas molecule from higher concentration region to low concentration region without restrictions of movement and collisions etc etc, this is called diffusion। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर आप कमरे के एक कोने में परफ्यूम की बॉटल से स्प्रे करें तो जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे फ्रेगरेंस के, कुछ देर के बाद आपको पूरे कमरे में उसकी खुशबू आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे नहीं रहे, आपने उसे कमरे के एक कोने में स्प्रे किया था, वहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने पूरे कमरे में अपने आप को फैला दिया। पूरे कमरे में एयर भी मौजूद थी और एयर इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान वो एयर के डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी टकराए होंगे, वो एक दूसरे के साथ भी टकराए होंगे और वो हर तरफ फैल गए। उन्होंने अपनी कॉन्सेंट्रेशन, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन था, वहां से वो लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ आए और कुछ देर के बाद आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी और कहाँ पर कम थी। इफ्यूजन ऑन द अदर हैंड इज अ फिनोमेना कि अगर आपके पास यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और सपोज करो कि ये चैम्बर खाली है, यहाँ पर एक छोटा सा अगर होल हो जाए तो गैस के मॉलिक्यूल बड़े डिसिप्लिन्ड वे में वन बाय वन इससे मूव करते हुए, इस होल में से घूमते हुए वो इधर आ जाएंगे, इधर आना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर भी कुछ टाइम के बाद वो बात हो जाएगी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाएगी। मतलब बेसिकली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, लेकिन वन बाय वन थ्रू स्मॉल होल। when molecules move one by one from higher concentration region to lower concentration region,
then it is called diffusion. So that is the difference between the two. अब हमारे पास आ जाता है लॉ, हमें क्या कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, चाहे वो डिफ्यूजन के थ्रू हो या इफ्यूजन के थ्रू हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. The thing is the movement of molecules either for the process of diffusion or effusion. तो उसकी मूवमेंट को, उसके रेट ऑफ मूवमेंट को, उसकी स्पीड को आप किस तरह से उसका किन चीज़ों के साथ रिलेशनशिप है. So here is the statement that the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. Yeah, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. अगर आपके पास एक गैस है और उसका आप रेट ऑफ डिफ्यूजन देखना चाहते हैं तो ये लॉ कहता है कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. वो कितनी ही डेंसर गैस है उसकी स्क्वायर रूट पर उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. या फिर इफ यू आर टेकिंग मास, मोलर मास, तो उसके साथ ये. So they are having inverse relation. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि if you are having a denser gas, its rate of movement, its rate of diffusion will be slower. If you are having lighter gas, it will easily diffused. अगर गैस का मोलर मास ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है. अगर उसका मोलर मास कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. Like if you are having hydrogen and you are having HCl, so HCl का मोलर मास होता है 36.5 ग्राम पर मोल और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल. So now you can see that HCl is much more heavier than hydrogen. So the rate of diffusion of hydrogen will be greater than the rate of diffusion of HCl. So this is the meaning of this law. हाँ, यहाँ पर ये चीज़ हम ज़रूर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस है और हमने उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन फाइंड आउट करना हो, अगर हम एक गैस को R1 कह दें, उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन को दूसरे को R2 कह दें, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं और वो उनका हम रेट ऑफ डिफ्यूजन चेक करना चाहते हैं. तो R1 के लिए, अच्छा वो हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया था, उसको अगर हम हटाएं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगा. और फॉर गैस 2 इट विल बी, ये हो गया. अगर आप एक इक्वेशन को दूसरी से इसको इस पर डिवाइड कर दें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, डिवाइड 1 by 2, तो आपके पास हो जाएगा R1 over R2 इज इक्वल टू K over D1 into D2 over K. तो ये कैंसिल हो गया. R1 over R2 इज इक्वल टू, इकट्ठा कर दो इसको, D2 over D1. आप देख रहे हो कि वो इनवर्स रिलेशनशिप इसमें भी कायम रहा. और आपके पास अगर सपोज एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है, दूसरी का नहीं दिया हुआ, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसकी जगह अगर आप मोलर मास लगा दें और आप गैसेस के रेट्स को फाइंड आउट करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं. ये चीज़ आपके नेक्स्ट जो एग्जांपल है 4.19 वहाँ पे दी हुई है, जहाँ HCl और सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को, कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैयर करें. मोलर मैसेज आपको पता है, आपके क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं 36.5 एंड 64 रिस्पेक्टिवली. सो मोलर मास ऑफ HCl और ये सब जो यहाँ पर, अगर आप सपोज ये आपके पास HCl कर लो, इसको आप SO2 कर लो और यहाँ पे आप मोलर मास वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, तो यहाँ पर आपके पास M2SO2 के लिए है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 64 और यहाँ पे 36.5. यहाँ पे R1 की जगह आप लिख लो HCl
और R2 की जगह लिख लो SO2। तो आप जब इसके स्क्वायर रूट को हटाओ की मोलर मैसेज लगाने के बाद, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.33 डिवाइडेड बाय 1 आता है, जिसका मतलब ये है कि 1.33 टाइम्स HCl की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा है देन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर इसी तरह से आपकी एग्जांपल 4.2 है, उसमें आपको if 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 डिफ्यूज इन 40 सेकेंड्स, ये उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 280 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हाइड्रोजन डिफ्यूज होती है 40 सेकेंड्स में, तो 490 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एक्स अननोन है। सो where vapor density is 25 to diffuse under the same conditions, और साथ में उन्होंने हिंट दे दिया है कि मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का तो 2 है, और मोलर मास जो अगर आप एक्स का चूंकि मोलर मास नहीं दिया हुआ, तो आप ये वेपर डेंसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो वेपर डेंसिटी को, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि v को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी यूज किया हुआ, मतलब जितना वॉल्यूम आपके पास मूव हो रहा है उसको आप एज अ वेलोसिटी ले लो, तो वेलोसिटी ओवर टाइम के साथ आप सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, और इसी तरह से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स को 490 जो उसका दिया हुआ है कि कितना ये जो वॉल्यूम है 490 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना टाइम लेगा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर कर दो। तो आपके पास आगे मेरी बुक में तो पाई 1 ओवर पाई 2 दिया हुआ है, जो कि इनफैक्ट R1 ओवर R2 होना चाहिए। तो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उससे कंपैरिजन करके आप टाइम निकाल लोगे कि 350 सेकंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस एक्स, जिसका आपको मोलर मैस या उसका नाम नहीं दिया हुआ। सो यू कैन फाइंड इट आउट इन दिस वे। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक एक्सक्लूडेड है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं MCQs आप लोग देख लीजिएगा, और किसी MCQs में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप पूछ लें। और इसके अलावा राइट ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, दिस इज योर होम असाइनमेंट। आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और मुझे गूगल क्लासरूम पर आपने ये सबमिट कर देने हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट कि हम एक्सरसाइज को करें, तो दैट विल बी डन ऑन गूगल क्लासरूम, क्योंकि वो फिर मैं आपको यहाँ पर ऐसे नहीं करा सकती। गूगल क्लासरूम में हम उसे देख लेंगे, हम टाइम डिसाइड कर लेंगे कि हम क्लास को किस टाइम पे अरेंज करें।